जब से होश संभाला है, भाभी के हाथ का खाना ही याद है मुझे। मैं बहुत छोटा था जब माँ गुजर गई थी। हम दोनों भाइयों की उम्र में बहुत ज्यादा ही अंतर था। बड़े भैया उस समय यही कुछ 20 साल के रहे होंगे। पिताजी दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भैया की शादी करवा दी। उस जमाने में माता पिता जो कहे वह पत्थर की लकीर बन जाती थी। भैया ने पिताजी का विरोध नहीं किया, चुपचाप शादी के मंडप में बैठ गए। घर में अनीता भाभी का आगमन हम सभी के लिए जैसे डूबते को तिनके का सहारा था। पतली दुबली सांवला रंग, लंबे लंबे बाल, साधारण नैन नक्श वाली भाभी की उम्र भी कुछ खास ज्यादा नहीं थी। कच्ची उम्र में ब्याह होने के कारण भाभी को गृहस्थी का ज्ञान नाम मात्र का ही था। जब भी भाभी खाना बनाती तो कभी सब्जी जल जाती तो कभी रोटी। आए दिन भाभी से रसोई में कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती थी। भाभी को खाना बनाने की सीख पिताजी से मिली थी। शुरू-शुरू में भाभी को तो रोटी बनाने तक की नहीं आती थी। कई बार कोशिश करने के बाद भी भाभी से गोल रोटी नहीं बनती। पिताजी भाभी की रोनी सूरत देखकर कहते, कोई बात नहीं, रोटी तो रोटी होती है, गोल हो या आड़ी तिरछी, पेट भरने से मतलब है। धीरे धीरे गुजरते समय के साथ भाभी के हाथ के खाने की हमें आदत सी पड़ गई थी। इसलिए जब कभी भाभी कुछ समय के लिए मायके चली जाती, हम सभी की तो जान ही निकल जाती। पिताजी ज्यादा देर चूल्हे के आगे नहीं रह सकते थे, उन्हें खांसी आने लगती थी। ऐसे में भाभी की अनुपस्थिति में भैया खाना बनाते और उनके हाथ के खाने के क्या कहने। भगवान ऐसा खाना किसी दुश्मन को भी ना खाना पड़े। भाभी के मायके से लौटने पर ऐसा लगता है जैसे घर की अन्नपूर्णा वापस लौट आई हो। फिर तो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, भाभी को मायके मत जाने देना। दिन बीतते देर कहाँ लगती है। मैं भी कब बचपन से जवानी की दहलीज पर आकर खड़ा हुआ, पता ही नहीं चला। स्कूल का अंतिम साल था, पर पढ़ाई के अलावा मेरा मन कहीं और लगा रहता। एक तरह से कह सकते हैं कि मैं एक तरफा प्यार में पड़ गया था। सुंदर कोमल काया के सामने प्रिया नाम था उसका। प्रिया मेरे साथ ही पढ़ती थी, सबसे आगे बेंच पर बैठती और मैं सबसे पीछे। प्रिया जिस दिन स्कूल नहीं आती थी, उस दिन मेरा मन स्कूल में एक पल के लिए भी नहीं लगता। एक दिन मौका देखकर अकेले में मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। प्रिया, मैं तुम्हें दिल से कहता हूँ, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। मेरे दिल का हाल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह रो पड़ी। प्रिया को यूं रोते हुए देख मैं एकदम से डर गया कि आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया कि वह रो पड़ी। मैंने तो सिनेमा में देखा था कि अक्सर नायक नायिका से प्यार का इजहार करता है तो नायिका शर्मा जाती है, लेकिन मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। थोड़ी देर होने के बाद उसने अपने हाथ जोड़ लिए। उसमें मेरी क्या हालत रही होगी, इसका अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी कठिन है। प्रिया ने कहा, राहुल, अगर यह किस्सा मेरे पिताजी के कानों तक पहुंच गया तो उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई छुड़वाकर घर पर बैठा देना है। मेरा डॉक्टर बनने का सपना पल भर में मटिया मेट हो जाएगा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मुझे भूल जाओ। अपने दिल की बात कहकर प्रिया वहां से चली गई, पर मैं तो जैसे भोंदू की तरह खड़ा रहा, उसे वहां से जाते हुए देखता रहा। मेरा प्रेमी मस्तिष्क कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। घर पहुंचा तो गुमसुम देख भाभी मेरे पास आकर गुनगुनाती हुई बोली, चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। वैसे भाभी से मैं कुछ छुपाता नहीं था, इसलिए उनके सामने दिल खोलकर रख दिया था। मेरा हाल जानने के बाद भाभी बोली, देवर जी, जो आपके साथ हो रहा वह आम बात है। मेरा मतलब है कि इस उम्र में प्यार होना, आकर्षण होना आम बात है। लेकिन अगर लड़की आपसे दूर रहने की भीख मांग रही है, तो आपका पीछे हट जाना ही सही है। स्त्री की भावनाओं का सम्मान करने में ही पुरुष का पुरुषत्व है, ना कि उसे जबरन प्रेम के लिए मजबूर करने में। भाभी की बातों ने मुझ पर गहरा असर डाला और उस दिन के बाद से ही धीरे धीरे मैंने प्रिया को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंका और अपनी पढ़ाई में रम गया। मेरा स्कूल खत्म हो चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए मैं हॉस्टल चला गया। उस दिन अंतिम साल का पेपर खत्म कर मैं घर पहुंचा था। घर में प्रवेश करते ही अजीब सा महसूस हुआ। पूरे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। आंगन में भैया का शव देख मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा अपने आप पर से नियंत्रण छूट गया। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगा। मुझे रोता हुआ देखकर
भाभी जो शुद्ध बुद्ध खोकर चुपचाप पत्थर की तरह एक कोने में बैठी हुई थी, वो भी मुझे देख होश में आई और चीख-चीख कर रो पड़ी। उनका जोर-जोर से रोने और अन्य स्त्रियों द्वारा भाभी के शरीर से सुहाग की निशानी जैसे मंगलसूत्र, चूड़ियाँ आदि को खींच-खींच कर निकालने का दृश्य मेरे कलेजे को अंदर तक चीर रहा था। छोटे कस्बे आदि की खासियत है कि दुख में पड़ोसी से लेकर रिश्तेदार आपको कभी अकेले नहीं छोड़ते। जैसे-तैसे भैया का अंतिम संस्कार किया गया। घर में नाते रिश्तेदारों की भीड़ अभी भी जमी पड़ी थी। कुछ दिन बाद सारे नाते रिश्तेदार भी जाने लगे, पर बुआ ने अभी भी डेरा जमाया हुआ था। एक रात बुआ पिताजी से बोली, भैया, हंसती मुस्कुराती बहू एकदम से कैसे शांत पड़ गई है। मुझसे तो उसका यह हाल देखा नहीं जाता। छोटा मुंह बड़ी बात, मेरी मानो तो अनीता का पुनर्विवाह कर दूं। पिताजी बोले, माया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम अभी उसके पति की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुम बहू के पुनर्विवाह की बात कर रही हो। मुझसे कही तो कही, बहू के सामने ना कहना पुनर्विवाह का। अनीता के दिल पर क्या गुजरेगी? बुआ ने कहा, भैया, गुस्से को एक तरफ रखकर सोचो। मेरी राय में अनीता का ब्याह उसके देवर से कर देने में ही परिवार की भलाई है। दोनों भाभी देवर की अच्छी बनती है। और तो और अनीता को बच्चा भी नहीं है। और क्यों नहीं है, इसका कारण भी आपसे छुपा हुआ नहीं है। आगे आपकी मर्जी। बुआ जी की बातें सुन पिताजी सोच में पड़ चुके थे। हाँ, अनीता भाभी की गोद शादी के कई वर्षों बाद भी खाली थी, जिसका कारण भैया थे, क्योंकि कमी भैया में ही थी। लंबे समय से इलाज चल रहा था, पर अभी तक खुशखबरी नहीं मिली थी। एक दिन सुबह-सुबह पिताजी के कमरे से भाभी की तेज आवाज सुन मैं वहां भागकर गया, तो देखता हूँ कि भाभी की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। पिताजी सर झुकाए कुर्सी पर बैठे हुए थे, जैसे कोई अपराधी। नहीं पिताजी, ये सही नहीं है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? भाभी की तेज आवाज सुन मैं वही दरवाजे की ओट में छुपकर खड़ा हो गया, जहां से कमरे से कोई मुझे देख नहीं सके और दोनों की बातें मैं आसानी से सुन सकूं। समझने की कोशिश करो। मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह अकेला और दुखी देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। इसलिए इस दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए तुम राहुल के साथ शादी के बंधन में बांधना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, वह असल में मैं कैसे कर सकती हूँ? तभी अचानक से भाभी बेसुध होकर धरातल पर गिर पड़ी। मैं दौड़कर कमरे में घुस गया और भाभी को उठाने की चेष्टा करने लगा। पिताजी भागकर पड़ोस के डॉक्टर को लिवा लाए। भाभी, भैया तो हमें छोड़कर चले गए और आप भी अपना ख्याल नहीं रख रही। ऐसे में अगर आपको कुछ हो गया, तो हम सबको कौन संभालेगा? ये सारी बातें बोलते हुए मेरी आंखें भीग गई थी। भाभी कुछ नहीं बोली, बस दूसरी तरफ मुंह फेर लिया, जैसे पिताजी की कही बात के लिए मुझसे नाराज हो। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने जो कुछ भी भाभी के स्वास्थ्य के विषय में बताया, वह सुन मेरे चेहरे पर मुस्कान खिल गई। क्या सच में बहू पेट से है? बोलते हुए पिताजी को डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ पिताजी, डॉक्टर ने तो यही कहा है कि भाभी प्रेग्नेंट है। हो सकता है भैया का इलाज सफल रहा हो। पिताजी बोले, और क्या राहुल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भाभी के माध्यम से तुम्हारे भैया की वापसी होने को है। आज भैया होते तो कितने खुश होते। खुशी से याद आया, हमने भाभी को यह खुशी अभी तक बताई ही नहीं। मैं अभी भाभी को बताकर आता हूँ। भाभी ने जैसे ही सुना कि वह माँ बनने वाली है, खुशी के मारे उनकी आंखें खिल आई। पति को याद कर सिसक उठी। भाभी बस, अब और ना रोना, नहीं तो आने वाले मेहमान पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। देवर जी, मैं क्या करूं? जिस खुशखबरी को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, वह मिली भी तो ऐसे समय पर। मैं तो समझ ही नहीं पा रही कि हंसूं या रोऊं। भाग्य के आगे किसी की नहीं चलती भाभी। जो होना होता है वही होता है। जाने वाले का अफसोस करने से बेहतर है आने वाले के स्वागत की तैयारी की जाए। भाभी की ओर देखते हुए मैं बोला। मेरी बातें सुन भाभी शून्य में निहालती रही। रात में मेरी आंखों से भी नींद ना जाने कहाँ खो गई थी। मैं बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। ये सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि कैसा दुर्भाग्य है, होने वाले बच्चे के सर पर पिता का साया नहीं होगा। इस क्षण मैं भाभी का हाथ थाम लेना चाहता था ताकि बच्चे का पिता बन सकूं, लेकिन अगले ही पल मैंने इस बात को अपने मन से निकालकर फेंक दिया।
क्योंकि मैं भाभी को बहुत आदर सम्मान की नज़र से देखता था। ऐसे में जीवन संगनी के नज़रिए से देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। भले ही मैं भाभी का हाथ नहीं थाम सकता था, पर एक पिता की तरह होने वाले बच्चे को प्यार तो दे सकता था। इसलिए मैंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पिता की तरह होने वाले बच्चे की देखभाल करूंगा। भाभी प्रेग्नेंट है, यह बात धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल चुकी थी। हर ओर यही चर्चा थी कि अनीता के गर्भ में उसके पति के अंश ने कदम रखा है। लेकिन भाभी कभी-कभी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाया करती थी। भैया की तस्वीर की ओर घंटों देखती रहती थी। भाभी का 5वां महीना चल रहा था। उसी समय एक रोज घर पर एक मेहमान ने कदम रखा था। उसका नाम अनिकेत था। वह भैया के खास दोस्तों में से थे। इन दिनों शहर में बड़ी सी फर्म चला रहे थे। अनिकेत भैया से मैं एक बार मिला था। ऊंचा कद, गोरा रंग, भरा पूरा शरीर, बेहद आकर्षक व्यक्तित्व था। शायद वह भी अपने दोस्त को खोने के नाम की बारिश में भीगने से खुद को रोक नहीं पाए थे। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद जब वह वापसी के लिए अपनी जगह से उठने लगे, तो कुछ क्षण न जाने किन ख्यालों में खो गए। फिर जाते-जाते बड़ी आत्मीयता से भाभी की ओर देखकर बोले, "अनीता भाभी, अपना और होने वाले बच्चे का ख्याल रखिएगा। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो बेझिझक याद करिएगा। मैं हाज़िर हो जाऊँगा।" अनिकेत की बात पर भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उनके चेहरे पर एक अजीब-सा भाव उभर आया था, जिसे समझना कठिन था। भैया को गुज़रे हुए अब 6 माह बीत चुके थे और भाभी का अब 7वां महीना चल रहा था। ऐसे में भाभी बड़ी अव्यवस्थित सी दिखाई देती। बढ़े हुए गर्भ के कारण उन्हें उठने-बैठने में बड़ी कठिनाई हो रही थी। उस शाम बड़ी जोरों से बारिश हो रही थी। बादल, बिजली सभी ने जुगलबंदी कर रखी थी। मौसम अपने भयानक अवतार में नजर आ रहा था। घर से बाहर कदम रखना मतलब प्रकृति से दो चार हाथ करने जैसा था। रात्रि पहर पिताजी खा पीकर अपने कमरे में सोने चले गए थे। पर मौसम का मिजाज देख मैं भाभी के पास ही रुक गया। भाभी को बचपन से ही बादलों के शोर से बेहद डर लगता था। लेकिन भाभी ने कहा, देवर जी, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए और मेरी चिंता मत कीजिए। मुझे अब बादलों के शोर की आदत पड़ चुकी है। मुझे अब ये नहीं डराते। भाभी की सुन मैं अपने कमरे में चला आया। बिस्तर पर लेटकर मैं भाभी के बारे में ही सोच रहा था। पता नहीं क्यों, जब भी मैं भाभी की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता, मुझे कुछ अजीब लगता। जैसे कुछ तो बात है, जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। न जाने वह कौन सी बात थी, जो भाभी को भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। इधर मैं अपनी सोच पर घोड़े दौड़ा ही रहा था कि भाभी दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मैं उठकर बिस्तर पर ही बैठ गया। देवर जी, लगता है समय आ गया है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। लगता है इस तेज बारिश में ही अस्पताल जाना पड़ेगा। दरवाजे के सहारे से खड़ी भाभी करहाती हुई बोली, मगर भाभी, मौसम तो बहुत ही ज्यादा खराब है। देवर जी, जल्दी कीजिए, मेरा दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मैं दर्द से मर न जाऊं। भाभी दर्द से करहाती हुई बोली, भगवान, अब तुमने ठान ही ली है कि बच्चा इस बिजली बरसात में इस दुनिया में आए तो यही सही। बोलते हुए मैंने कमर कस ली थी। अब चाहे आंधी आए या तूफान, भाभी का बच्चा अस्पताल के बिस्तर पर ही जन्म लेगा। गाड़ी पर भाभी को बिठाकर पड़ोस की काकी को बुला लिया, ताकि वह रास्ते में भाभी को हिम्मत देती रहे। आखिर मेरे लिए यह सब नया था। क्या बोलना है, इसका भी ज्ञान नहीं था। घंटे भर रास्ते की कठिनाइयों से जूझते हुए हम अस्पताल के द्वार पर खड़े थे। भाभी का दर्द से बहुत ही बुरा हाल था। वह पसीने से लथपथ, दर्द से बुरी तरह छटपटा रही थी। सुबह के 4 बजे थे। मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी कि तभी नर्स ने मुझे झकझोर कर उठाया। बधाई हो, लड़का हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने झट से हाथ बढ़ाकर बच्चे को गोद में ले लिया और नर्स के हाथ में छोटा सा सिक्का थमा दिया। वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। बच्चा इतना छोटा और इतना कोमल था कि उसे अपनी गोद में थामने में भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं मैं उसे गिरा न दूं। भाभी ने बच्चे को अभी तक नहीं देखा था। वह शारीरिक थकान के कारण सो रही थी। ऐसे में मैं मुन्ने को गोद में लिए बैठा था। मैं उनके बिस्तर के पास बैठ गया। मैं मुन्ने को गोद में छुपाकर बैठा हुआ था कि तभी मेरी नजर दरवाजे के बाहर से गुजरते हुए डॉक्टर शर्मा पर पड़ी। भैया के मुंह से सुना था कि डॉक्टर शर्मा से ही उनका इलाज चल रहा था।
मैं उन्हें धन्यवाद देने के इरादे से उनके पीछे हो लिया। डॉक्टर शर्मा हमारे दूर के रिश्ते में थे। ऐसे में भैया के गुजरने के बाद उन्हें नहीं मालूम था कि उनका इलाज सफल रहा। शर्मा सर, कैसे हैं आप? देखिए, आपकी दवाइयों का चमत्कार है कि अनीता भाभी माँ बन गई। मैंने मुन्ने का चेहरा दिखाते हुए कहा ही था कि डॉक्टर शर्मा के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, राहुल, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर बताना मेरा फर्ज है कि तुम्हारे भैया की कमी का इलाज कभी संभव था ही नहीं। तुम्हारे भैया इस जन्म में पिता नहीं बन सकते थे। हाँ, अगर कोई चमत्कार हुआ भी है, तो वह मैंने नहीं किया। खैर, जो भी हो, तुम्हें चाचा बनने की बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर शर्मा की बात सुन झटका सा लगा। मुश्किल से हाथ आई खुशी पल भर में हाथों से फिसल गई। ऐसा है तो भाभी ने हमें और सबसे बढ़कर भैया को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं बता नहीं सकता कि उस क्षण मेरे अंदर कैसी हलचल मची हुई थी। एक और गोद में नन्हा बालक था जो बेफिक्र होकर सो रहा था, जिसे कुछ भी ज्ञान नहीं था, और दूसरी ओर मैं था जिसकी आंखों से नींद चैन कहीं खो चुका था। अगर यह बच्चा भैया का नहीं था तो फिर किसका है? और कौन है इसका पिता? मुझे भाभी से बात करनी होगी। अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। भाभी और बच्चा दोनों ठीक ठाक घर आ गए थे। पिताजी पोते को देखकर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं था। मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। भाभी की डिलीवरी की सुन बुआ जी कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। शाम को यूं ही बगीचे में बैठा था कि पिताजी पास आकर बोले, बरखुरदार, अब तो पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई। अब आगे करने का क्या सोचा है? अभी कुछ खास नहीं सोचा। सोच रहा हूँ कोई कारोबार शुरू करूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इन दिनों मेरी मति काम नहीं कर रही थी, तो पिताजी को क्या जवाब देता। हम्म ऐसा करो, शहर जाकर मेरे दोस्त श्रीवास्तव जी से मिलो। उसे कारोबार का अच्छा ज्ञान है। वह तुम्हें सही दिशा दिखा सकता है। तो पिताजी की बात सुन मन ही मन मैंने शहर जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी यहाँ घर पर मेरा दम घुट रहा था। भाभी के बारे में सोच सोचकर मैं परेशान हो चुका था। दूसरी तरफ भैया, जो इस दुनिया में नहीं थे, उनके लिए बहुत बुरा भी लगता था। मैंने शहर जाने का निर्णय ले लिया, लेकिन शहर जाने से पहले मैं अपने मन में आए प्रश्न का उत्तर चाहता था। मैं भाभी से पूछना चाहता था कि उन्होंने मेरे पिता समान भैया के साथ ऐसा क्यों किया। जिस बच्चे को हम इस घर का चिराग समझ रहे थे, आखिर वह किसका खून है? मुझे शहर जाने से पहले सब कुछ जानना था। मैं भाभी के कमरे में दाखिल हुआ। भाभी, मुन्ना की रगों में किसका खून दौड़ रहा है? क्या वाकई में मुन्ना भैया का अंश है, या आपके पाप की निशानी? राहुल, बस करो, भाभी चीख पड़ी, जैसे किसी ने जलते अंगार पर उनकी हथेली रख दी हो। मेरी आंखों में अपने लिए घृणा को बढ़ते देख भाभी तड़प उठी थी। भगवान के लिए बस कीजिए, मुझ पर इस तरह लांछन मत लगाइए। मैं आज भी मोहन को उतना ही प्रेम करती हूँ जितना उनके जीते जी करती थी। और अगर आज वह जीवित होते तो आपको इस तरह मुझ पर उंगली उठाने का मौका कभी नहीं मिलता। मेरा बच्चा मेरा अंश है, उसकी रगों में मेरा खून बह रहा है। और रही बात आपके भैया की, तो वे तो उस फल की तरह थे जिसमें बीज ही नहीं था। वह कभी पिता नहीं बन सकते थे। जो कुछ भी हुआ उनकी मर्जी से हुआ, क्योंकि उनके अनुसार चाहे बीज किसी का हो, जब वह मेरे रक्त से सिंचित होगा तो वह हमारा अंश कहलाएगा। हम दोनों उसके माता पिता होंगे। बस, मैं सन्न रह गया और बोला, मैं नहीं मानता कि कोई पति अपनी पत्नी को सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए किसी पराये मर्द के साथ। छी! सोचकर भी मन मैला होने लगता है। भाभी ने कहा, आप माने या ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो अनिकेत, जिससे आप पूर्व में मिल चुके हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि एक वही है जो मेरी सच्चाई साबित कर सकता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किन हालातों में मैंने अपने आप को किसी पराये मर्द को समर्पित कर दिया। बोलते ही भाभी फपक कर रो पड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैं बेजान सा जमीन पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। भाभी की बात पर विश्वास करना तो चाहता था, पर मेरा पुरुषत्व मन यह मानने को तैयार नहीं था। शहर आए हुए मुझे 5 दिन हो चुके थे। इस दौरान मैं भाभी के बताए पते पर पहुंचा, जहां अनिकेत भैया रहते थे। अनिकेत का घर बहुत आलीशान था। हर तरफ पैसे की चमक दमक नजर आ रही थी। पर्दे से लेकर फूलदान, मेज कुर्सी, सभी बहुत सुंदर थे।
पता नहीं क्यों मुझे बड़ी गड़बड़ाहट सी होने लगी थी। उस दिन मैं अनिकेत भैया से नहीं मिला। मेरा शहर में रुकने का मन नहीं हुआ। मेरा मन कहने लगा, मुझे अनिकेत से नहीं, अनीता भाभी से सच जानना है। अक्सर लोग अपनों से ज्यादा गैरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं यह गलती नहीं करना चाहता था। मैं शाम में घर वापस लौट आया। पिताजी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वापस आ गया। बुआ जी मुन्ने को लेकर टीका लगवाने गई थी। पिताजी बाजार गए हुए थे। मैंने मौका पाकर भाभी से पूछा, भाभी मैं अनिकेत से नहीं मिला, मुझे आपसे सारा सच जानना है। अनीता भाभी कुछ देर तक शांत रही, फिर बोली, अनिकेत पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर गया था, क्योंकि उन दिनों मोहन से मेरी बहुत ज्यादा अनबन चल रही थी। पिता न बन पाने का सारा गुस्सा तुम्हारे भैया मुझ पर निकालने लगे थे। छोटी सी छोटी बात पर उलझ पड़ना अब उनकी आदत बन गई थी। वह जितना ज्यादा मुझे दुखी करते, मैं उतना ही ज्यादा उनसे दूर होती जा रही थी। ऐसे में अनिकेत मेरे करीब होता जा रहा था। एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि मैं दंग रह गई। बोलते हुए अनीता भाभी अतीत की गलियों में खो गई। क्या बात है, आजकल बहुत खुश नजर आती हो। कहीं मुझे छोड़कर दूसरी शादी करने का इरादा तो नहीं? मोहन का कटाक्ष शब्द सुनकर अनीता चुप ही रही, लेकिन पत्नी की चुप्पी मोहन को और भी ज्यादा चुभ रही थी। और फिर अचानक ही अनीता की बाह मरोड़कर दांत पीसते हुए कहता है, मैं भले ही पिता नहीं बन सकता, लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा। आहा, छोड़िए, मुझे तकलीफ हो रही है। अनीता करहाते हुई बोली, तो मोहन ने झटके से हाथ छोड़ दिया। आप पिता नहीं बन सकते, इसमें मेरा क्या कसूर? मैं भी तो माँ नहीं बन पा रही। जितना दर्द आपको है, उतना मुझे भी। फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अनीता ऊंची आवाज में बोली, अगर एक स्त्री माँ नहीं बन पाती, तो सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए पुरुष दूसरा विवाह करना अपना हक समझता है। दूसरी शादी तो दूर की बात है। मैं तो पराये खून को अपना नाम भी नहीं दे सकती। कितनी बार कहा कि मेरी दूर की बहन बच्चा गोद देने को तैयार है, लेकिन नहीं, आपको तो ये भी गवारा नहीं। हाँ हाँ, नहीं है गवारा। बोला ना, मुझे किसी पराये का खून को नहीं पालना। मुझे मेरी मर्जी। मोहन पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल आया। इधर अनीता की आंखें नम हो गई थी। मन बहुत ही व्याकुल हो रहा था। वह जानती थी कि अनिकेत मोहन का दोस्त है, लेकिन फिर भी अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। एक रात अनिकेत ने नए साल के अवसर पर अपने घर पार्टी रखी थी। मोहन और अनीता भी पार्टी में गए थे। खाते पीते काफी रात हो गई थी। सारे मेहमान जा चुके थे। अनिकेत और अनीता के रिश्ते प्रेम और हमदर्दी के थे। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन कभी अपनी मर्यादा नहीं लांगी थी। लेकिन पार्टी की रात वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्याहता के लिए पराये मर्द के बिस्तर तक पहुंचना। सुबह जब अनीता की नींद खुली, तो मोहन को कुछ कहते सुना, अनिकेत यार, तेरी वजह से आज मैं अपने मकसद में कामयाब रहा। अगर मैं सीधे सीधे अनीता को ऐसा करने को कहता, तो शायद वह कभी नहीं मानती। लेकिन तुम्हारे चक्कर में फंसकर उसने वह किया जो करवाने के लिए मैं उसे कभी राजी कर ही नहीं सकता था। अनिकेत बोला, मोहन, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया। अब देखना, कुछ ही समय में भाभी कुछ खुशखबरी जरूर देंगी। बोलते हुए अनिकेत की आंखें नम हो गई थी। अनीता एक बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गई थी, और उसे इसकी भनक भी नहीं थी। अनीता का सर चकरा रहा था। वह उन बातों का मतलब समझ नहीं पाई, क्योंकि उसको शरबत के साथ कुछ नशीली दवा भी दी गई थी। उस रात के बाद अनीता अनिकेत से दोबारा नहीं मिली। अनीता मिलना चाहती थी, लेकिन अनिकेत ने इनकार कर दिया। एक दिन मोहन की सड़क हादसे में मौत हो गई, और उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। मोहन के जाने के बाद अनीता को अपना जीवन व्यर्थ सा लगने लगा था, और ऐसे में जब मालूम हुआ कि वह गर्भ से है, तब उसे समझते देर नहीं लगी कि गर्भ में ठहरा बच्चा ही हो ना हो, ये अनिकेत का ही है। कई बार मन किया कि मैं अपनी जान ले लूं, लेकिन फिर इस बच्चे के बारे में सोचती, भले यह अनिकेत का अंश है, लेकिन इसे मैंने अपने रक्त से सिंचित किया है। कहते हुए भाभी ने गहरी सांस ली। लगता था लंबे अरसे बाद मन पर रखा कोई बहुत भारी बोझ उतार फेंका हो। भाभी, आपने मुझे बताया भी नहीं। आपने मुझे इतना पराया कैसे कर दिया? हो सकता है कि हम मिलकर कुछ हल निकाल सकते थे। मैं बहुत दया भाव लिए बोला, क्या कहती कि मैं शादीशुदा होकर भी किसी पराये मर्द के प्यार में पड़ गई थी? आखिर गलती तो मेरी भी थी। अगर मैं अंदर से मजबूत होती और अनिकेत के इरादे पहचान पाती, तो यह सब होता ही नहीं। भाभी, अब आप
खुद को दोषी ठहराना बंद कीजिए। इससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। वह समय ही ऐसा था, जिसके फेर में पड़कर आप परिस्थितियों में फँस गई थी। आपकी जगह कोई और औरत भी होती, तो शायद वह भी इस चक्रव्यूह में नहीं बच पाती, जो आपके लिए बिछाया गया था। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको और मुन्ने को अकेला नहीं छोड़ सकता। अनीता भाभी बोली, देवर जी, मैं आपके लायक नहीं थी, इसलिए मैंने इस शादी का प्रस्ताव पहले ही ठुकरा दिया था। मैंने कहा, अपने लिए ना सही, मुन्ने के लिए सही, इस शादी को अपनी मंजूरी दे दो। आप ही सोचो, कल को मैं किसी और से शादी करता हूँ, तो बाद में आपका और मुन्ने का ध्यान कौन रखेगा? मैंने पिताजी से और बुआ से बात की है कि मैं अनीता भाभी और बच्चे को अपनाना चाहता हूँ। मैंने अनीता भाभी को बहुत समझाया, तब जाकर वह इस शादी के लिए तैयार हुई। 2 साल बाद एक चिट्ठी आई। भेजने वाले का नाम अनिकेत लिखा था। उसने अनीता से माफ़ी माँगी और कहा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन मोहन के कहने पर जो पाप मैंने किया था, उसने मुझे खुद की नज़रों में गिरा दिया था। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था, इसलिए मैं विदेश जाकर सेटल हो गया हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी अपने जीवन में खुश होगी। मैंने वह चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़कर फेंक दिया, क्योंकि आज अनीता मेरे और मेरे 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी। मैं नहीं चाहता कि अनीता अपने अतीत को याद करके दुखी हो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।